गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भारत ढींगरा आज आपके लिए लेके आया हूँ 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स या कहूँ हैलाइड्स का ये पार्ट 10। और अब तक हम पार्ट 9 में पढ़ चुके थे हेलोएरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज में वेरी फर्स्ट कैटेगरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज हम सेकंड कैटेगरी पढ़ेंगे हेलोएरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज में, और वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन मींस फिर से क्या होने वाला है, यहां पर किसी ने हटना है और उसकी जगह पर किसी ने आना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है यानी हटने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा। और आप हेलोएरिन पढ़ रहे हैं तो हेलोएरिन में न्यूक्लियोफाइल कौन है? हैलाइड, चाहे वो क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो। तो इस कैटेगरीज में हम पढ़ेंगे कि जो हैलाइड है वो अपने से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट होगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि एल्काइल हैलाइड की जो मेन रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड की जो मेन रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जबकि हेलोएरिन की मेन रिएक्शन हमने कल पढ़ी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। लेकिन एल्किल हैलाइड की तरह हेलोएरिन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि उनकी जो रिएक्टिविटी है वो हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड के कंपेयर में वेरी लो होती है, बहुत कम होती है। इसलिए इनको रिएक्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत होती है। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, सामान्य ताप और दाब पर ये कोई अभिक्रिया नहीं करती है। कारण क्या है? मैंने आपको बताया था। रेजोनेंस में केवल हल्का सा डिस्कस करूंगा क्योंकि पहले मैं अच्छे से आपको बता चुका हूं पिछले वीडियोस में कि ये हमारे पास हेलोएरिन है। तो इस हेलोएरिन में हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस के कारण होता क्या था, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट था। ये हेलोजन के लोन पेयर को यहां खींचती थी और कुछ ऐसी कंडीशन बनती थी आपके सामने कि ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है यहां पर आपका ये वाला, इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड में यहां डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। और आपको मालूम है कि सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसकी ब्रेकिंग के लिए, उसकी क्लीवेज के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी एल्किल हैलाइड, जहां पर कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, वहां सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए उसके कंपेयर में इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हेलोएरिन की वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती है। ये बात हुई। आइए अब पढ़ें कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिनमें हेलोएरिन, यहां पर हम हेलोएरिन में क्लोरोबेंजीन को लेकर डिस्कस करेंगे, जिनमें क्लोरोबेंजीन पार्टिसिपेट करता है। तो इस कैटेगरी की हमारी फर्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनती है? जब आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, मैं बेंजीन रिंग दिखा देता हूं रेजोनेंस की वजह से, अल्टरनेट डबल बॉन्ड मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है तो हाई टेम्परेचर अराउंड 625 केल्विन, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, जनरल कंडीशन में रिएक्शन नहीं हो रही है क्योंकि रेजोनेंस के कारण कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए, सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में इसको तोड़ना डिफिकल्ट हो गया है। तो जब NaOH की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से 625 केल्विन और हाई प्रेशर पे होती है तो देखिए क्या होता है। ये यहां से जो आपका Cl है
Na के साथ चला जाता है और वही बात फर्स्ट ग्रुप 17th ग्रुप साथ के साथ जाएंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेता है और बेंजीन रिंग पर OH आ जाता है। और जब बेंजीन रिंग के कार्बन का डायरेक्ट कांटेक्ट OH से हो, बेंजीन रिंग के कार्बन का डायरेक्ट कांटेक्ट OH से हो, तो इन कंपाउंड्स को आप कहते हैं फिनॉल। हॉस्पिटल में जो अजीब सी स्मेल आपको आती रहती है जब सफाई वहां होती है, तो वो इस फिनॉल की वजह से ही आती है। तो ये फिनॉल आपका है, बेंजीन रिंग पे OH आ गया तो इसे कहा फिनॉल, और यहां बाहर निकला क्या, NaCl। सिंपल सी रिएक्शन थी, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH क्लोरोबेंजीन से 625 केल्विन और हाई प्रेशर पर रिएक्ट करता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, कार्बन क्लोरीन का डबल बॉन्ड टूट जाता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से, और NaCl निकल जाता है। और हाइड्रोक्साइड जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो पुराने न्यूक्लियोफाइल क्लोराइड को यहां से रिप्लेस कर देता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब इसी कैटेगरी में हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ें, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन सेकेंड रिएक्शन है इस कैटेगरी की हमारी। वही क्लोरोबेंजीन आपके पास है और आप इससे एनिलीन गेन करना चाहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, मैंने आपको कहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी लो है, कम है, इसलिए फिर कोई टेम्परेचर भी चाहिए और कैटलिस्ट भी मिल जाए, ऐसी कंडीशन में तो बेटर रहता है। तो जब आप इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया से, अमोनिया क्या है, ये NH3 को आप कहते हैं अमोनिया से। तो जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया से क्यूप्रस ऑक्साइड, थर्ड कौन है यहां पर रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहा है, क्यूप्रस ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं। देखिए कॉपर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक +1 और एक +2। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम है सफिक्स अस आता है, क्यूप्रस अस आया, और क्यूप्रम कहते हैं वैसे कॉपर को। तो क्यूप्रम की +1 स्टेट में इसको क्यूप्रस कहा, +2 स्टेट में आप इसको कहेंगे क्यूप्रिक। मैंने भी बोला क्यूप्रस ऑक्साइड, यानी आपको इस क्यूप्रस से जिसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन को ऐड करना है। ऑक्सीजन की वैलेंसी सबको पता है 2 होती है, 16th ग्रुप का है, 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वैलेंसी एक्सचेंज कीजिए, 9th में पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला बना क्यूप्रस ऑक्साइड का Cu2O, ये क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है। तो जब क्लोरोबेंजीन अमोनिया से क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो एनिलीन बनता है। एनिलीन क्या, एरोमेटिक एमीन है जिसमें इस बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग है, हाइड्रोजन तो हटेगा। देखिए मैंने अमोनिया को ऐसा लिखा है HNH2, वहीं समझ जाइए मैं इस H को हटाने वाला हूं और इस बचे हुए NH2 को, नाइट्रोजन वाला पार्ट ही नेगेटिव होगा, तो इस NH2 नए न्यूक्लियोफाइल को इस Cl की जगह लाने वाला हूं मैं, ये लिया, ऐसा आया, ये एरोमेटिक एमीन बन गई, एमिनो बेंजीन, या इसी को हम कहते हैं एनिलीन। आपको एनिलीन मिल गया। अब देखिए क्या हुआ, एनिलीन यहां मिल गया। अब जो अमोनिया का एक H था वो इस Cl से रिएक्ट, वही बात फर्स्ट ग्रुप का है ना, हाइड्रोजन भी जैसे एल्किली मेटल्स होते हैं उन्हीं की तरह हाइड्रोजन को भी 17th ग्रुप दिखा, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, क्या बना लिया HCl, NH2 वहां चला गया। अब ये HCl है एसिड, और क्यूप्रस ऑक्साइड ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है, कॉपर मेटल है, और मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं इनकी नेचर बेसिक होती है। और आपको मालूम है अगर ये बेसिक ऑक्साइड है तो बनने वाले एसिड HCl से रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट और वाटर बना लेंगे। तो देखिए ये क्यूप्रस ऑक्साइड और यहां बना HCl, ये इससे रिएक्ट करेगा तो
एसिड से H प्लस आएगा और इसके ऑक्सीजन को ले जाके वो क्या बनाएगा, वाटर। वेरी वेल नेचुरल चीज है। देखिए वाटर में 2 हाइड्रोजन और HCl में 1 दिख रहा है, आप इसके कितने कर दीजिए, 2H कर दीजिए, यानी 2 मोल्स HCl के आपको यहाँ चाहिए, तब वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा। और जो 2 क्लोरीन है अब वो इन दोनों कॉपर से जुड़ जाएंगे और बना लेंगे Cu2Cl2। इसी को आप कहते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहां पर क्या बनेंगे, इस बनने वाले HCl और क्यूप्रस ऑक्साइड की रिएक्शन से क्यूप्रस क्लोराइड और वाटर और यहां पर सब प्रोडक्ट के रूप में बन जाएंगे, क्यूप्रस क्लोराइड एंड वाटर, ये और सब प्रोडक्ट के रूप में बन गए। अब देखिए इस वाटर के फॉर्मेशन में 2 हाइड्रोजन चाहिए, जबकि यहां 1 निकल रहा है, तो आप इसके 2 कीजिए। 2 हाइड्रोजन आप कह रहे हैं सर HCl भी यहाँ 2 है, Cl1 दिख रहा है, तो आप इसके भी कितने मोल्स कर लीजिए, 2। तो 2 मोल्स क्लोरोबेंजीन हो गए। तो यहाँ NH2 ग्रुप भी 2 हो गया, रिंग भी 2 हो गई, तो ये एनिलीन भी कितना बन जाएगा, 2। तो इस तरह से आप देखिए जब क्लोरोबेंजीन अमोनिया से क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर अराउंड 475 केल्विन पर रिएक्ट करता है, तो क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल एमाइड आयन से रिप्लेस हो जाता है और आपको एरोमेटिक एमीन एमिनोबेंजीन या एनिलीन मिलती है। यहाँ पे बना हुआ HCl बेसिक नेचर के क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट क्यूप्रस क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरह से यहाँ एनिलीन की प्रिपरेशन होती है। तो ये हमने पढ़ी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन की सेकेंड रिएक्शन। अब लास्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ साइनोबेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ साइनोबेंजीन, साइनो ग्रुप सबको पता है, CN को कहा जाता है। ये लीजिए, तो साइनोबेंजीन बनाना है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। साइनो ग्रुप आपको मालूम है एक एसिड होता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, इसी से तो ये CN आया। और सबको पता है एसिड वही है जो H प्लस दे, ये H प्लस देगा तो CN पे कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव, और जिसपे नेगेटिव है वही तो न्यूक्लियोफाइल है। यानी जब आप क्लोरोबेंजीन से गेन करना चाहते हैं क्या, साइनोबेंजीन, तो क्लोरीन को हटाइए, साइनो को जोड़िए। तो यहां भी क्या हुआ, इस Cl माइनस की जगह ये Cn माइनस आया, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ साइनोबेंजीन भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहां जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप क्यूप्रस साइनाइड से करवाते हैं, टेम्परेचर फिर वही है अराउंड 475 केल्विन। देखिए कॉपर +1 स्टेट में है, ठीक है। Cn अभी देखा आपने, HCN में से H प्लस हटाया तो बचे हुए पार्ट पे Cn माइनस, यानी दोनों की वैलेंसी 1-1 है। तो दोनों की वैलेंसी 1-1 है तो फॉर्मूला बन गया CuCN, क्यूप्रस साइनाइड। कई बार हम क्या करते हैं, देखिए जैसे क्यूप्रस क्लोराइड में भी यही स्थिति थी, इसकी वैलेंसी 1, इसकी -1 चार्ज है तो CuCl, लेकिन हम क्यूप्रस क्लोराइड के फॉर्मूले को क्या लिख रहे थे, CuCl2। 2 कॉपर 2 क्लोरीन कहिए, या रेशियो तो क्या हो गया, देखिए सिंप्लीफाई किया तो 1-1 हो गया ना। तो CuCl2 लिखो या CuCl लिखो, बात वही क्यूप्रस क्लोराइड का फॉर्मूला है। तो यहां पर भी क्या होगा, कॉपर जाएगा Cl के साथ और क्या बना लेगा, क्यूप्रस क्लोराइड। आप फिर से कॉपर 2 करना चाहते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप यहां पर भी कॉपर साइनाइड को क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। आप 1 भी ले लेते, CuCl लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेक्निकली इसको लिखा जाता है Cu2Cl2, डाइमर फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहां पर देखिए CuCl2 हो गया, तो 2 क्लोरोबेंजीन ले लिया, 2 Cu और 2 Cl निकल गए, तो बन गया Cu2Cl2, और 2 बेंजीन रिंग थी, 2 Cl निकले, तो यहाँ पे बन गया आपका 2 साइनो बेंजीन बन गए। तो ये हो गया आपका साइनोबेंजीन। तो ये थर्ड रिएक्शन हुई
जिसमें आपने क्या किया, जब 475 केल्विन टेम्परेचर पर क्यूप्रस साइनाइड की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से करवाई तो आपको साइनोबेंजीन मिल गया और क्यूप्रस क्लोराइड यहाँ सब प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। तो ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन या कहिए हेलोएरीन। 3 रिएक्शन पढ़ी, फिनोल बनाया NaOH के साथ 625 केल्विन टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, फिर आपने एनिलीन बनाई अमोनिया क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ 475 केल्विन पर। अब आपने साइनोबेंजीन बनाया क्यूप्रस साइनाइड के साथ 475 केल्विन पर। अब देखिए ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आप कह रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन के कार्बन और क्लोरीन के बीच में रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रही है, इसलिए एल्काइल हैलाइड के कंपेयर में इनकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति रिएक्टिविटी है क्लोरोबेंजीन की वो कम हो जाती है। तो क्या कोई तरीका है जिससे इस रिएक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके, जिससे लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाए? बिल्कुल ऐसा तरीका है। देखिए, देखने में ऐसा आया कि क्लोरोबेंजीन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से तो रिएक्ट कर लेता है, लेकिन जब इसी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम वीक बेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 जिसे आप बेकिंग पाउडर कहते हैं, आपको पता है ये वीक बेस है, इस वीक बेस के साथ इसके रिएक्शन करवाते हैं तो नो रिएक्शन, यहां कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। मींस क्लोरोबेंजीन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर स्ट्रॉन्ग बेस NaOH की वजह से बेसिस से तो रिएक्ट कर लेता है, लेकिन वीक बेसिस से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब इस क्लोरोबेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं? जो बेंजीन ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देने की बजाय, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देने की बजाय उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। ऐसे ग्रुप कौन है आपके, मैं आपको बताऊं, नाइट्रो ग्रुप, एल्डिहाइड जिसे फॉर्मिल ग्रुप कहा जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है जिनका -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करने की कैपेसिटी इस बेंजीन रिंग से भी ज्यादा होती है। तो नाइट्रो, फॉर्मिल और कार्बोक्सिल ये ग्रुप अगर आपकी बेंजीन रिंग पर आ गए हैं तो साइंटिस्ट ने देखा कि यही क्लोरोबेंजीन अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करने लगी है। जैसे अगर मैं यहां पर एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ता हूं तो ये हो गया हमारा, देखिए क्या, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन पे एक नाइट्रो ग्रुप आया और अब हम इसकी रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाते हैं, NaHCO3 से करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 400 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्ट कर लेते हैं और हमें फिनोल मिल जाता है। पहले हमने पढ़ा था कि फिनोल जो है वो NaOH से रिएक्ट करने पे बढ़ता है, लेकिन NaCO3 से रिएक्ट करने पर फिनोल नहीं बनता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से यही रिएक्शन होती है 400 केल्विन पर, कब, जब बेंजीन रिंग पर एक नाइट्रो ग्रुप आ जाए तो यहां पर आपको फिनोल मिल जाता है। बेस जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर OH- इससे मिलता है, OH- मिलता है तो वो क्या करता है, फिनोल बना देता है। नाइट्रो अपनी जगह रहेगा, इस फिनोल का नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो फिनोल। ये देखा गया कि अगर इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के नंबर को बढ़ाया जाए, मींस यहीं पर अगर 2 नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिए जाएं, तो यही रिएक्शन जो है अब और भी लो टेम्परेचर पर हो जाती है। और होता क्या है, लो टेम्परेचर अराउंड 30 केल्विन लो, 370 केल्विन पर ही ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है और आपको फिर से फिनोल दे देता है। जाहिर बात है उस फिनोल में आप एक की बजाय 2 नाइट्रो ग्रुप हैं, तो ये आपका फिनोल हो गया इतना।
उस फिनॉल के सेकंड पर और 4 पे कौन प्रेजेंट है, नाइट्रो, तो इसका नाम हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल। तो आपको ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल यहां पर मिल गया। आपने देखा कोई NO2 नहीं था तो रिएक्शन ही नहीं हुई, एक नाइट्रो ग्रुप आया तो 400 केल्विन पर हो गई, दो नाइट्रो ग्रुप आए तो 370 केल्विन पर ही हो गई। साइंटिस्ट ने देखा अगर 3-3 नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिए जाएंगे, नाइट्रो ग्रुप का नंबर और इंक्रीज कर दिया जाए, 3 नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिए तो इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ये रिएक्शन अब 400 की बजाय 300 केल्विन पर ही हो जाती है और आपको फिर से फिनोल मिल जाता है। तो ये जो फिनोल आपका बना है, देखिए इसके 2 पर, इसके 4 पर और इसके 6 पर 3 नाइट्रो ग्रुप हो गए तो नेम हो जाएगा 2,4,6। एक जैसे 3 ग्रुप के लिए प्रीफिक्स करेंगे आप ट्राई, कौन है NO2 जिनको क्या कहते हैं नाइट्रो, और बेसिकली ये कंपाउंड आपका क्या था बेंजीन रिंग पे OH वाला फिनोल, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है। इसको हम पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये पिक्रिक एसिड। पूछ लिया जाता है कई बार घुमा के आपसे कि पिक्रिक एसिड की स्ट्रक्चर और इसका यूपीएससी नेम लिखिए, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को ही पिक्रिक एसिड कहते हैं। स्ट्रक्चर सिंपल है, बेंजीन रिंग पे OH जोड़िए, 2, 4 और 6 पर नाइट्रो जोड़िए, आपको पिक्रिक एसिड की स्ट्रक्चर मिल जाएगी। आईयूपीएससी नाम आपके सामने है। तो हमने क्या देखा कि जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिससे जनरली क्लोरोबेंजीन रिएक्ट नहीं करता है वो भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर बढ़ता है ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पर ही होने लगती है। इट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेलोएरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, इसीलिए ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे भी होने लगती है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल था, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन सिंपल नहीं हुई, 1 नाइट्रो ग्रुप लाने पर 400 केल्विन पर, 2 नाइट्रो ग्रुप लाने पर 370 पर और 3 नाइट्रो ग्रुप लाने पर 300 केल्विन पर ये रिएक्शन हो जाती है और पिक्रिक एसिड एज ए प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, जिससे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल आईयूपीएससी में हम कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके प्रति हेलोएरिन की रिएक्टिविटी इंक्रीज कैसे हो गई। देखिए ये रिएक्टिविटी डिक्रीज होने का कारण क्या था, रेजोनेंस। उस रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में जनरली कैसे कैरेक्टर आ गए थे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए थे। तो वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, देखिए इधर आप, ये आपका सपोज ये कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन 17th ग्रुप का है, 6 इलेक्ट्रॉन इसकी ये 1 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और आप जानते हैं कि क्लोरीन भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन इसके कंपेयर में बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा है। बेंजीन रिंग इसके क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन खींच रही थी। जब वो इलेक्ट्रॉन खींच रही थी, ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो रहे थे, तो आप क्या देख रहे थे, ये जो जगह थी आपकी, इस जगह इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए थे, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए थे, और डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए थे तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो गया था, इसलिए रिएक्टिविटी क्या हो गई थी, लो हो गई थी। अगर इस जगह पर देखिए कौन आ जाए, नाइट्रो आ जाए, इस जगह पर कौन आ जाए, नाइट्रो आ जाए, समझिए आप इस बात को। ये देखिए यहां पे मैंने अब नाइट्रो जोड़ दिया है, तो वो नाइट्रो क्या करेगा, वो नाइट्रो यहां पर खुद ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको बाहर खींच लेगा। जैसे वो इसको बाहर खींचेगा तो देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर चलेंगे तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, बेंजीन रिंग के अंदर आ जाएंगे। जो यहां से आए तो उनको ये ले गया, इसलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन ये वापस विड्रॉल करेगा, और ये वापस विड्रॉल करेगा तो फिर से क्या होगा,
जो आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के डबल बॉन्ड कैरेक्टर को डिक्रीज कर देते हैं। इसी कारण इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति जो रिएक्टिविटी है इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से हैलोएरिन की इंक्रीज हो जाती है। तो ये पढ़ा हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर इफेक्ट किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। अब आपके सामने आप हैलाइड्स पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, आपके सामने तीन तरह के हैलाइड्स हैं। एक एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल आपका जैसे सपोज कीजिए ये है CH3Cl। एक आपके पास क्या है, हेलोएरिन है। हेलोएरिन का एग्जांपल सिंपली आपके पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और एक आपने पढ़ी थी बेंजीन क्लोराइड। बेंजीन में क्या था, ये टोलुइन था और इस टोलुइन के लेटरल चेन में हमने ये मिथाइल ग्रुप का H हटाया था और हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये था बेंजाइल क्लोराइड। सपोज कीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि ये तीन कंपाउंड है, इन तीनों में से कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति हाई रिएक्टिव होगा। तो बहुत सिंपल सा देखना आपको। वेरी फर्स्ट आप जानते हैं इसमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए हैं, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए हैं इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या है, डिक्रीज हो गई है। यहां कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, बॉन्ड सिंगल ही है, इसलिए इसके कंपेयर में इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। और यहां भी देखिए रेजोनेंस हो तो भी इन दोनों के जो बीच का बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं आएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी क्या है, इससे ज्यादा है। तो बात आई कि एल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड दोनों ही क्या होते हैं, क्लोरोबेंजीन के कंपेयर में हाई रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कि हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति सबसे कम रिएक्टिव है। सबसे कम रिएक्टिव तो ये हो गया क्योंकि यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया रेजोनेंस की वजह से। अब बात आती है कि एक है आपके पास एल्काइल हैलाइड, हेलोएल्केन जिसे आप कहते हैं, एक है बेंजाइल हैलाइड। इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो देखिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है कि हेलोएरिन सबसे कम, एल्काइल हैलाइड उससे ज्यादा और बेंजाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। बात आती है कि सर ऐसा क्यों होता है, तो आप देखिए अगर मिथाइल क्लोराइड में ये बॉन्डिंग आप तोड़ेंगे, हेट्रोजेनिक लिवेज होगा, विषमांश विखंडन होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और इंटरमीडिएट के रूप में आपके इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और आपको एक कार्ब कैटायन मिलेगा, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड से कार्ब कैटायन बना और यही काम आप यहां कीजिए। यहां से भी ये क्लोरीन गया, विद इलेक्ट्रॉन चला गया और यहां पे भी कार्बन पे कौन सा चार्ज छोड़ गया, पॉजिटिव, तो ये भी कार्ब कैटायन बना। एक एल्काइल कार्ब कैटायन बना और एक बेंजाइल कार्ब कैटायन बना। हम एक चीज बड़े अच्छे से जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर रेजोनेंस होता है जो इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे देता है, अतिरिक्त स्थायित्व दे देता है। हमारे एल्काइल कार्ब कैटायन में ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है, ऐसा कोई अनुनाद नहीं है जो इनको अतिरिक्त स्थायित्व दे, इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे। तो ये कार्ब कैटायन स्टेबल नहीं है। हमने पढ़ा था SN1 मैकेनिज्म से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो मध्यवर्ती के रूप में इस नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इंटरमीडिएट के रूप में कार्ब कैटायन बनते हैं और बनने वाला कार्ब कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हैलाइड की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए उतनी ही ज्यादा होगी। तो उतनी ही ज्यादा होगी तो यहां दोनों सॉरी तो यहां दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन कौन सा है, डेफिनेटली बेंजीन कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें क्या है, रेजोनेंस है
तो रेजोनेंस की वजह से बेंजिल कार्पेटाइन एल्काइल कार्पेटाइन से ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए बेंजिल हैलाइड की रिएक्टिविटी एल्किल हैलाइड से ज्यादा होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलाइड की रिएक्टिविटी बनने वाले कार्पेटाइन की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है और स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ गई, आइए देख लेते हैं। आपने कहा सर बेंजाइल क्लोराइड से Cl हटा, हेट्रोजेनिक क्लीवेज हुआ, विषमांश विखंडन हुआ सर, और उसकी वजह से यहां पर से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया। अब देखिए आपके ये दोनों कार्बन है, दोनों पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन बड़ी स्पेशल चीज है, पॉजिटिव आए तो नहीं पसंद, नेगेटिव आए तो पसंद नहीं, दोनों स्थिति में अनस्टेबल हो जाता है। पॉजिटिव आने से तो कहीं से इलेक्ट्रॉन ला करके उस पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहता है। तो ये CH2+ क्या करता है, इस बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। देखिए जब ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अब खींच लेता है तो क्या होता है, ये बॉन्ड आपका डबल हो जाता है और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म, उसको स्टेबिलिटी मिली। लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन गए उस कॉर्नर वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज रहता है, पहले इलेक्ट्रॉन आते थे तो ये नेगेटिव होता था, अब इलेक्ट्रॉन जा रहे तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या होता है, इसके बगल वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही बगल वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींचता है तो देखिए क्या हो जाता है, ये तो स्टेबल है ही, ये वाला बॉन्ड डबल हो जाता है, डबल होते इस कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो जाता है, अब पॉजिटिव पैरा पोजीशन पे आ जाता है। वही बात जब पैरा पे आता है तो पैरा इसकी पूर्ति करता है और बगल वाले से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करता है। जब उधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होते हैं तो क्या कंडीशन बन जाती है, तो ये कंडीशन बन जाती है, इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ आए और इस कॉर्नर पे आपका कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और लास्टली क्या होता है, वापस से ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींच लिए जाते हैं और ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं ये वाला बॉन्ड डबल हो जाता है आपका। ये देखिए, और CH2 पर फिर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन रेजोनेंस की वजह से ये जो चार्ज है ये एक जगह रुकता नहीं है किसी एक एटम पर, ये सभी एटम्स पर घूमता रहता है। तो इस चार्ज के डीलोकलाइजेशन की प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं, जिसके कारण इस कार्बोकेटाइन को, जो बेंजिल कार्बोकेटाइन है, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है एल्काइल हैलाइड से बने एल्काइल ग्रुप के कंपेयर में या एल्काइल कार्बोकेटाइन के रूप में। इसीलिए बेंजिल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, एल्किल हैलाइड उससे कम है और हेलोएरिन सबसे कम है, क्योंकि वहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या आ गए थे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए थे। इसी तरह से आपको बताऊं, अगर आपको डिफरेंट हेलोएरिन सी दिखा दी जाए, जैसे ये है एक क्लोरोबेंजीन, एक आपके पास है सपोज टोलुइन थी, टोलुइन, ये टोलुइन थी, इस टोलुइन पर आपने क्लोरो जोड़ दिया। एक आपके पास यही क्लोरोबेंजीन था, इस पे ये मिथाइल ग्रुप ना होकर के कौन आ गया है, नाइट्रो ग्रुप आ गया। ये तीन पोजीशन इनकी आपस में कंपेयर करवा ली। तो देखिए हम जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था कि क्लोरोबेंजीन इस नाइट्रो ग्रुप वाले क्लोरोबेंजीन के कंपेयर में लो रिएक्टिव है, जैसे आप 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। क्यों? नाइट्रो के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट से इसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के डबल कैरेक्टर में कमी आ जाती है। सही है, बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा क्या है आपका, रिएक्टिव है, ये उससे कम रिएक्टिव, और इसकी रिएक्टिविटी और भी कम हो जाती है। क्यों? यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर बेंजीन रिंग पे देगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज, और ये जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति इसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो समझ लीजिए, जब हेलोएरिन पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ता है तो वो इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति रिएक्टिविटी को लो करता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं।
लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है तो वो क्या करता है, इसकी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के डबल बॉन्ड कैरेक्टर को डिक्रीज कर देता है, जिससे इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन याद रहे न्यूक्लियोफिलिक का जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रोफिलिक है। तो जिनके आने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उन्हीं के आने से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक के लिए यही सबसे कम रिएक्टिव है अगर इन तीनों को कंपेयर करें। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएंगे, इसके प्रति न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति नाभिक स्नेह के प्रति इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक के प्रति रिएक्टिविटी लो होती जाएगी। तो ये हमारी कैटेगरी हुई, जो हमारा टॉपिक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हैलोएरिन की। अब हम हैलोएरिन की हमारी लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे और वो है रिएक्शंस विथ मेटल्स, और इसी के साथ हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन है ये कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्शन विथ मेटल्स, चलिए याद करें आप, जब मैंने आपको एल्काइल हैलाइड पढ़ाया था तो आपको फर्स्ट रिएक्शन बताई थी वुड्स ने क्या कहा था कि जब एल्काइल हैलाइड सोडियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ते हैं और हायर एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। इसी चीज को लेके आगे फिटिक, कौन लेके आगे, फिटिक। जो बात वुड्स ने एल्काइल हैलाइड के लिए कही वही बात फिटिक ने कह दी, किसके लिए, क्लोरोबेंजीन के लिए। मैं क्लोरोबेंजीन को इस तरह से भी लिख सकता हूं, बेंजीन का एक एच कम करके क्लोरो दिखा दिया। वही एल्किल हैलाइड की तरह यहां भी आप अब क्लोरोबेंजीन लिख लीजिए, यहां सोडियम लिख दीजिए, और दूसरी तरफ फिर वहां पे भी आपने एक एल्किल हैलाइड जोड़ा था, आप यहां करिए क्या, क्लोरोबेंजीन जोड़ दीजिए। रिएक्शन आपको किसकी प्रेजेंस में करनी है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करनी है। तो जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करते हैं किससे, सोडियम से, फिर वही बात, फर्स्ट ग्रुप 17th ग्रुप 7 दिखे हैं, 7 जाएंगी। अगर ये दोनों साथ जाएंगे तो भाई ये भी फर्स्ट है तो इसके साथ इस 17 को भी जाना ही होगा। एक Cl के साथ मिलके क्या बनाता है, NaCl। यहाँ Cl कितने हैं, 2, तो 2 को ले जाने के लिए Na भी कितना चाहिए, 2, तो 2 ले लिया, 2 NaCl। अब बचा क्या, एक फेनिल ग्रुप इधर, एक फेनिल ग्रुप इधर। जैसे एल्केन से H निकलने पे एल्किल बनता है ना, बेंजीन से H निकलने पे C6H6 में से एक H निकालने पे C6H5 फेनिल बनता है। तो दोनों फेनिल को आप आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इसे आप कह देते हैं बाइफेनिल। 2 फेनिल जुड़ गए हैं तो बनने वाले इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, बाइफेनिल। मींस जब क्लोरोबेंजीन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्ट करता है तो बाइफेनिल बनता है, इसे फिटिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये सेम एज वुड्स रिएक्शन है, बस वुड्स ने यहां एरोमेटिक की जगह एल्काइल हैलाइड लिए थे। अब देखिए, आप चाहें तो ये फेनिल है, आप इन्हें दूसरे तरीके से लिखना चाहें कोई इशू नहीं है, आप बेंजीन रिंग के रूप में जोड़ दीजिए। देखिए यही तो है क्लोरोबेंजीन, तो ये क्लोरोबेंजीन बना दिया आपने, तो दोनों तरफ की रिंग फ्री हुई। ये आपका बाइफेनिल था। अब सपोज कीजिए आपने एक तरफ क्लोरोबेंजीन लिया और दूसरी तरफ क्लोरोबेंजीन ने लेकर अगर आप क्लोरोमेथेन ले लेते हैं, मींस आप बेंजीन रिंग की जगह मिथाइल। अब हम कंबाइन कर रहे हैं, देखिए वुड्स ने कहा था एल्काइल हैलाइड लीजिए, फिटिक ने कहा एरोमेटिक हैलाइड लीजिए, और हम क्या ले रहे हैं, एक तरफ एल्काइल हैलाइड और एक तरफ एरोमेटिक हैलाइड क्लोरोबेंजीन। तो क्या होगा, वही होना है।
सोडियम ने क्लोरीन के साथ जाके NaCl बनाना है। बस अब फर्क इतना सा है कि बेंजीन रिंग पहले 2 थी तो आपस में दोनों जुड़ गई थी, अब बेंजीन रिंग एक है और दूसरा कौन है, एल्काइल ग्रुप है, वो कौन आ गया आपका, मिथाइल। तो ये मिथाइल आ गया। जैसे ही बेंजीन रिंग पर मिथाइल आएगा आप इसे कहते हैं टोलुइन। मिथाइल बेंजीन को आप क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। तो यहां आपने एल्काइल हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड को मिलाया, यानी आपने वुड्स और फिटिक की बात को मिला दिया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो जाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। मींस जब क्लोरोबेंजीन सोडियम और एल्काइल हैलाइड से ड्राई एथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो टोल्यूइन बनती है, इसे वुड्स फिटिक रिएक्शन कह देते हैं। अब आगे बढ़े हम, फिटिक रिएक्शन थी केवल एरोमेटिक हैलाइड की, वुड्स फिटिक में एरोमेटिक और एल्काइल दोनों के लिया और टोल्यूइन बनाया। और अब हमारी अगली रिएक्शन है अल्मान। अल्मान ने कुछ नहीं किया, कैटलिस्ट चेंज किया। सोडियम और ड्राई ईथर की बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जब हम क्लोरोबेंजीन की बजाय ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन जैसी चीज ले लें, तो जब आप इस आयोडोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ करवाते हैं, यानी इस आयोडोबेंजीन को आप कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में आयोडोबेंजीन है, देखिए दोनों तरफ, इधर भी आयोडोबेंजीन है और इधर भी आयोडोबेंजीन है। जब आप इस आयोडोबेंजीन को कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो देखिए क्या होता है, वही पहले सोडियम के साथ क्लोरीन चला गया था, कॉपर के साथ आयोडीन चला जाता है। ऐसी स्थिति में आपका कॉपर आयोडाइड, क्यूप्रिक आयोडाइड, 2 आयोडीन इसके साथ चले जाते हैं और दोनों बेंजीन रिंग आपस में अटैच होती है और आपको मिलता है 2 फेनिल, फिर अटैच हो गई बाइफेनिल। तो वही फिटिक की तरह बाइफेनिल बनता है, लेकिन फिटिक ने सोडियम और ड्राई एथर लिया था और अब हम क्या ले रहे हैं, कॉपर पाउडर के साथ आयोडोबेंजीन को हीट कर रहे हैं, इससे 2 बेंजीन रिंग फिर जुड़ी, फिर बाइफेनिल बना। लेकिन अब कॉपर पाउडर आपने लिया है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया अल्मान रिएक्शन। अब इस कैटेगरी की हमारी फाइनल रिएक्शन है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है कहें हम हेलोएरिन की प्रॉपर्टीज का, ये फिनिश हो जाएगा। और वो है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये कैसे करनी है आपने, सिंपल सी रिएक्शन है। इधर आप क्या लीजिए, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन लीजिए। आपने पढ़ा था जब हम ब्रोमोमेथेन या ब्रोमोमेथेन के अलावा ब्रोमोएथेन, आयोडोमेथेन, आयोडोएथेन की रिएक्शन किससे करवाते थे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम से करवाते थे। ठीक वैसे ही है, फर्क इतना, एलिफैक्टिक की जगह एरोमेटिक ब्रोमाइड या आयोडाइड ले लिया आपने, वही होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में Mg आ जाएगा। और आपको ये बेंजीन रिंग के साथ कौन जुड़ा, ये बेंजीन रिंग अब फेनिल रह गई है क्योंकि H हटा हुआ है, Mg यहां आ गया, इधर Br हो गया, ये बन गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी को आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, वहां आपने पढ़ा था एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम हेलोएरिन से रिएक्ट करता है, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन से, और एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या एल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाता है। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ मेटल कार्बन के कांटेक्ट में है, तो Gr बन गया है। अगर आप यहां पर ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन की जगह क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो आपको यहां पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF लेना होगा कैटलिस्ट के रूप में। तब THF की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन भी मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा और Gr के रूप में आपको फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा। मींस ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन सीधे मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि क्लोरोबेंजीन को मैग्नीशियम से रिएक्ट करने के लिए कैटलिस्ट टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की जरूरत पड़ रही है, उसकी प्रेजेंस में ये Gr बना रहा है। तो इस तरह से हमारी हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। हमने अब तक हेलोएल्केन और हेलोएरीन दोनों की केमिकल
प्रॉपर्टीज जो हैं ये कंप्लीट कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम डाई हैलाइड्स पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और घर पर अपने टेक्स्ट बुक से पढ़िए, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9875064369। इस पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे नोट्स के PDF भी ले सकते हैं। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।